हाय दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात जानते होंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है। यानी कि जितनी भी समिट्स एंड फॉर्मेट्स होंगी दुनिया के टॉप 20 देशों में, वो सारी की सारी होस्ट करवाई जाएगी इंडिया के द्वारा। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये G20 होता क्या है क्या? तो इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन, मीटिंग्स एक्सेट्रा, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, आई एम सॉरी, केमिस्ट्री कहाँ से आएगी, आई मीन ऑल द डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें G20 समझना की पड़ेगा मेजबानी G7 भारत को, को मिलना एक क्योंकि बहुत ही G20 बड़ा। से पहले आया था G7। ये बात है 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत बहुत ख़राब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे बड़ा मेजर कारण ये है 1973 की ऑयल क्राइसिस। क्योंकि अरब देशों ने ऑयल पर एम्बार्गो लगा दिया, मतलब कि उन देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जो इजराइल के एक्सपोर्टर्स थे। मोस्टली ये थी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए एंड यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसेशंस, डाउनफॉल्स देखने को मिली। तो इनकी सरकारों ने डिसाइड किया कि इकोनॉमिक हालत को सही करने के लिए हमें साथ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक क्राइसिस को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ पर बैठकर पॉलिसीज़ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है अमेरिका के वाइट हाउस में। इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। अर्ली 1973 की बात है। अमेरिका, फ्रांस, यूके एंड जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे से मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। 2 साल के बाद इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। और इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है। तो ये G6 का ग्रुप बन जाता है G7 का। ये सातों देश दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे। इनकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमी में से थी। देखो, इकोनॉमी तो इनकी टॉप लेवल की थी ही थी, बट और भी कई कॉमन चीज़ें थी इन देशों के बीच में, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। पर ये सब मेनली ऑयल क्राइसिस की समस्याओं से जूझ रहे थे। तो इनका मेन मकसद जो था वो ये था कि ये बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज बनाए, और बाद में इन्होंने बनाई भी। तो 1998 में रशिया भी इसे ज्वाइन कर लेता है। तो ये G7 का ग्रुप अब बन जाता है G8 का। लेकिन 2014 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, तो जिसकी वजह से रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया। तो यही वजह है कि अब ये ग्रुप G7 का ही रह गया है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस से ही हुई थी। सन 1997 की एशियन फाइनेंस क्राइसिस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में इन सालों में इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा भयंकर आई कि की वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक तो चाइना, सिंगापुर, जापान और वियतनाम जैसे देश भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। इन देशों की करेंसीज बहुत तेज़ी से नीचे बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ने लगी, और कुछ हद तक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे होने लग गए थे। नेक्स्ट ईयर 1998 में रशिया में भी सेम फाइनेंस क्राइसिस की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यही कारण था कि फिर से रशिया को G7 में लिया गया। फिर इन सब ने रियलाइज़ किया कि दुनिया इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है, और ग्लोबलाइजेशन इतना देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका असर दूसरे देशों पर भी देखने को मिलता है। तो अगर इक्वल स्टेबिलिटी लानी है और बाहरी रिसेशन होने से रोकना है, तो हमें एक साथ बैठकर एक्शन प्लान्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हुआ ये कि 26 सितंबर 1919 में G7 की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना करी जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को अपने अंदर शामिल कर लेती है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई कौन से देशों को इसमें रखना है और कौन से देशों को नहीं। देखो, एक बात तो क्लियर है, फिक्स है कि जो G7 के मेंबर है वो तो रखे ही जाएंगे, बट उसके अलावा ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े कौन से देश हैं, कौन से देश सबसे बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर आपको बताऊं, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है इस ग्रुप में। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर्स कौन सी है। तो इस सब के बेसिस पर
एशिया से इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको एंड ओशिनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट से तुर्की एंड सऊदी अरेबिया और यूरोप से यूरोपियन यूनियन हैज़ अ होल। तो आज के दिन G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये 20 कंट्रीज़ वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ में से है। हर फील्ड में ये टॉपर है, जैसे कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि फाइनेंस क्राइसिस की वजह से ये मीटिंग होती थी। तो ये मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में ही होती आ रही थी, बट 2008 की ग्लोबलाइजेशन फाइनेंस क्राइसिस के बाद इन देशों ने रियलाइज़ किया कि ये मीटिंग सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में ही नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बीच में नेक्स्ट लेवल की मीटिंग होनी चाहिए। तो पहली G20 मीटिंग 2008 में ही हुई थी और ये अमेरिका में हुई थी। तो काफ़ी डिसीजंस होते थे ताकि सब की इकोनॉमिक क्राइसिस को रिवाइव किया जाए और नेक्स्ट लेवल पर डेवलपमेंट की जाए। ईयर 2008 के बाद हर साल G20 की समिट होती आ रही है और अलग अलग देशों में होती है। इन G20 में जो एजेंडा बैठाया जा रहा है और जो काम हो रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोकिया सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रोकिया सिस्टम में 3 देश साथ में मिलकर काम करते हैं: करंट प्रेसिडेंट, प्रीवियस प्रेसिडेंट एंड अपकमिंग प्रेसिडेंट। पिछले साल ये इंडोनेशिया में हुई थी और इस साल इंडिया में और अगले साल 2024 में ब्राज़ील में होगी। G20 की प्रेसिडेंसी एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। हर साल अलग मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मीडिया में सुनकर आपको लगा होगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट एक सरकार की कि G20 इंडिया के पास आ गई है, लेकिन ये तो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल तो इंडिया के पास G20 की समिट आनी ही थी। तो इस लिस्ट के हिसाब से ये 18th समिट है जो इंडिया के पास है। देश को एक एक कर बारी बारी ये मिलता है। ये लिस्ट देखो, तो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में अभी तक G20 की समिट नहीं हुई। तो ईयर 2024 में ब्राज़ील में होगी और ईयर 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी। तो ये ऑर्डर ऐसे ही रिपीट होता है, ये पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा। तो होता ये है कि टाइम टू टाइम और भी देशों को इसमें इनवाइट किया जाता है। तो इस साल G20 समिट की होस्टिंग इंडिया के पास है। तो इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है: मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। हालांकि G20 का मेन मकसद इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है, पर इस बार और भी इश्यूज़ को वो मेंटेन करेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम हर चीज़ में बदलाव होता ही, आपको पता ही है। इस साल की G20 में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट की है और ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट को भी महत्व दिया गया है। तो आप सोचोगे कि इन सब इश्यूज़ को डिस्कस करने का टाइम कहाँ होता है। G20 तो 2-3 दिन तक ही चली थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि G20 की जो मेन समिट है वो ही 2 दिन चली थी, जिसे हम समिट ऑफ स्टेट लीडर्स भी कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समिट्स होती है G20 की, जैसे कि मिनिस्टर लेवल समिट्स होती है, जहां पर इन 20 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, या फिर हेल्थ मिनिस्टर्स, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, या फिर एनर्जी मिनिस्टर्स, या फिर कल्चर मिनिस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग जगह पर होती है। मिनिस्टर्स के अलावा अलग अलग इंगेजमेंट ग्रुप्स की भी मीटिंग होती है, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग होती है, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग होती है और भी कई सारी, जैसे कि ये सब देख लो आप। इसके अलावा बहुत सारे टाइप की मीटिंग होती है G20 में, और भी बहुत सारा कुछ है इसमें, बट आई होप कि आपको मोटा मोटा सब समझ आ गया होगा G7 के बारे में और G20 के बारे में। आई होप मेरी वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और आगे भी शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।